नमस्कार साथियों, आज पुनः आपसे रूबरू होने का मौका मिला और जो राजनीति विज्ञान की भारतीय संविधान के बारे में अपन बात कर रहे थे, उसकी विशेषताओं के बारे में बात कर ली थी और उसका पार्ट अगला ही जो यूनिट नंबर 1 है, भाग ब की प्रियम्बल, वो देखते हैं। इस लेसन के लगभग 4 वीडियो अपलोड कर लिए, ये 5वां है। और इस क्लिप को देखने से पहले आप उन क्लिप को भी जरूर देखें जो भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में मैंने पहले बना रखी है, ताकि आपको ये पढ़ने से पहले पता तो चले कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या क्या थी। और उनको पेन और कॉपी लेकर नोटबुक बनाएं, अच्छे से नोट्स बनाएं। और आपकी अगर कहीं कमी लगे तो मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, तो उसकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा सकता हूं। तो शुरू करते हैं प्रियम्बल के बारे में। हम बात करते हैं प्रियम्बल की, तो हम किसी भी संविधान की बात करें, चाहे अपना देश है चाहे कोई विदेशी, कोई भी देश है, प्रत्येक देश का एक संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे एक अग्रिम भाग होता है, एक पार्ट होता है प्रियम्बल। और सभी के लिए ये प्रियम्बल ये बताता है कि उस देश की मूल विशेषताएं क्या है, उसकी मूल भावनाएं क्या है, उसके मूल उद्देश्य क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रत्येक देश के संविधान की एक प्रस्तावना होती है, प्रियम्बल होती है। एक बात तो ये, प्रत्येक देश के संविधान की एक प्रस्तावना जरूर होती है। और ये जो प्रस्तावना है उस देश के संविधान की, यानी कि जो उस देश का जो संविधान बना है उसका उद्देश्य क्या है वो बताता है, ठीक है। और एक बात ये, उस देश के जो गौरवान्वित करने वाले, उस संविधान को गौरवान्वित करने वाले गुण कौन कौन से वो भी बताते हैं। गौरवान्वित करने वाले लक्षण। और उसके बाद में एक और, ये वहां की जो जनता है उनकी भावनाएं कैसी है उनके बारे में भी बताता है। मतलब ये कि अब सीधी सीधी बात करें, एक प्रस्तावना पूरे संविधान का सार संग्रह होता है और इस पूरे संविधान के अंदर क्या लिखा हुआ है वो हमें किसी देश की प्रस्तावनाओं को देखकर पता चलता है और उसकी प्रियम्बल को देखकर पता लग जाता है कि भाई ये देश है और इस देश की ऐसी भावनाएं हैं और उसके अंदर ये गुण हैं और उस देश की शासन व्यवस्था इस प्रकार की है और पूरे संविधान का एक मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, वो पूरा बताता है। और फिर संविधान को कब क्रियान्वित किया गया है वो भी बताता है, उसको लागू कब किया गया है वो भी बताता है। और यहाँ पर जो सरकार है वो कैसी है वो भी बताता है। ये थी प्रस्तावना की बेसिक बातें। और आगे देखते हैं अपने देश की जो संविधान बना, उस देश की संविधान की एक प्रस्तावना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको रखा था और उस उद्देश्य प्रस्ताव के तौर पर कुछ बातें हैं वो शेयर करते हैं। तो जो हमारा मूल संविधान में प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए, कौन से हटाए गए थे, वो बातें और भी करेंगे। तो एक अपने संविधान की विशेषता की बात करें तो उससे पहले प्रस्तावना को पढ़ते हैं। तो प्रस्तावना में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी
मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। और हमारा जो संविधान है, इस संविधान में संशोधन किया गया था, वो किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें संशोधन किया गया। और इसमें हमारी कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया, तो एक बार किया गया था। और इसमें 3 नए शब्द जोड़ दिए गए, और वो 3 नए शब्द कौन कौन से थे, तो वो देखते हैं। एक तो समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष, और एक अखंडता। ये नए शब्द जोड़े गए। और ये जो 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत ये जो 3 नए शब्द जोड़े गए, तो एक समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति, उसकी सिफारिश के आधार पर ये संशोधन किए गए थे। अब आगे देखते हैं। ये जो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं, ये पहली लाइन पर पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, पहले लाइन ये थी मूल संविधान के अंदर, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, ये लाइन थी। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, तो उसमें ये 2 नए शब्द यहाँ ऐड कर दिए गए। फिर लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, आगे वाली लाइन वो रखी गई। और एक जो अखंडता शब्द है, अपन पढ़ते हैं देश की एकता को बढ़ाने वाली बंधुता। तो एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता, ये एकता के पास में एक और शब्द जोड़ दिया गया, अखंडता शब्द जोड़ा गया। और अपन संविधान में, हमारा जो संविधान लागू हुआ, और उसमें एक बात वो जो लागू हुआ था, वो था 26 नवंबर 1949 को हमने इसको स्वीकार किया गया। इसको जो विक्रम संवत 2006 मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, ठीक है, सोनानी हातम ने, मारवाड़ी वाले तो सोनानी हातम ने, हिंदी में कहें तो 26 नवंबर 1949 को अपना जो संविधान था उसको आत्मार्पित, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। ये 3 शब्द जुड़े, 3 शब्द की बॉक्स रखें तो आत्मार्पित तो मतलब सीधा सीधा है कि स्वयं को स्वीकार करना, स्वयं को सौंपना, ठीक है। लेकिन जो अंगीकृत का अधिकार है, अंगीकृत जो शब्द है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडॉप्ट, ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्वीकार करना। मतलब ये है कि हम इस संविधान को स्वीकार करते हैं और लागू करते हैं। अधिनियमित का मतलब है लागू करना। हम इसको लागू करते हैं हमारे ऊपर, हमारे देश के नियमों के तौर पर, और हम इसको आत्मार्पित करते हैं, स्वयं के लिए समर्पित करते हैं, स्वयं के लिए सौंपते हैं। ये बात थी प्रस्तावना के बारे में, बेसिक बात है। अब प्रस्तावना को 3 भागों में डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे। तो इसको सबसे पहले अपन देखें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रियम्बल को 3 भागों में बांट दिया। एक तो डिस्क्लेरेशन पार्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, और तीसरा पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटरी पार्ट। 3 भागों में बांट रखा है इसको। पहला पार्ट था घोषणात्मक भाग, दूसरा
वितरणात्मक भाग और ऑब्जेक्टिव पार्ट एक और रह गया, जिसको उद्देश्य भाग कह सकते हैं। उद्देश्य भाग, ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये तीन। डिस्ट्रीब्यूटरी पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट और डिक्लेरेशन पार्ट। अब ये तीन भागों में इस प्रस्तावना को बांटा है। तो तीन भागों में प्रस्तावना को बांटा, तो पहले सब अपन पढ़ेंगे घोषणात्मक भाग। घोषणात्मक भाग में अपन देखते हैं तो सबसे पहले हम एक लाइन, जो संविधान की सबसे पहली वाली लाइन है, हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग पढ़ते हैं। और इसमें हम भारत के लोग का मतलब ये है, हम भारत के लोग, ये पंक्ति यूएसए से ली गई है। यूएसए के संविधान में ऐसी कैसी पंक्ति है और उसी को अपनाया गया भारत के संविधान में। और जो हम भारत के लोग हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भारत की जनता है, भारत की जनता है, वो संविधान को लागू करती है और इसकी जो पूरी संपूर्ण शक्ति है संविधान बनाने में, वो पूरी जनता के पास थी। इस जनता के पास ही पूरा पावर था कि वो संविधान को लागू करे, उसको बनाए और उसमें कुछ संशोधन करे या नहीं करे, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से अपन ने बनाई है। अपन ऐसा कि आप बोलोगे कि सर हमने तो देखा ही नहीं कैसे बने, हमारे माता पिता ने भी नहीं देखा किसने बने। लेकिन जब संविधान बना था उस समय पूरी प्रस्तावना या पूरे संविधान को जब बनाया गया था तो सभी जनता के सामने इसको रखा गया था, प्रस्तुत किया गया था और उनको पूछा गया था कि भाई ये जो संविधान है आपको कैसा लगा, इसकी राय दीजिए। राय देने के बाद में राय मांगी गई तो सबने अपनी अपनी प्रतियां दी थी। लगभग 40,000 प्रतियां गई थी और उनमें लगभग 27-28 हजार के पास प्रतियों का संशोधन, उनके ऊपर चर्चा भी की गई थी, बाकी वालों को ऊपर वैसे ही रखा गया था। और तो अपन कह सकते हैं जो संविधान में एक सर्वोच्च शक्ति है संविधान संशोधन करने की, संविधान बनाने की शक्ति, वो जनता के पास है। तो एक बात यह है कि जो संविधान बनाने की शक्ति जनता के पास है, तो सरकार बनाने का भी अधिकार जनता के पास है। जनता अपने द्वारा, अपने मत के माध्यम से प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अपन कहते हैं कि एक और बात, इसको अधिनियमित कैसे, इसको अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मार्पित, जनता स्वयं इसको स्वीकार करती है और जनता स्वयं इसको लागू करेगी और जनता स्वयं के लिए लागू करेगी, खुद के लिए लागू करेगी, स्वयं के लिए अपनाएगी। ये बात रखिए घोषणात्मक भाग के अंदर। और उसके बाद अपन अगले पार्ट देखें तो वो है उद्देश्य वाला भाग है। और उद्देश्य का भाग ऑब्जेक्टिव पार्ट बोलते हैं और जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाली लाइन है, ये उद्देश्य वाले भाग में पढ़ी जाती है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और एक पढ़ेंगे समाजवाद, और एक शब्द आएगा पंथ निरपेक्ष, एक शब्द है लोकतंत्रात्मक, एक शब्द है गणराज्य। ये जो शब्द है, सबसे पहले अपन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस पदावली के अंदर एक बात देखते हैं तो इसको देखने से ऐसा लगता है कि जो उसका प्रभुत्व संपन्न जो राज्य है वो भारत है और इस पर जो अधिकार करने वाले जो लोग हैं वो भारत की जनता है। इस पर इसका जो शासन करने वाली जनता ही इसको शासन करती है, यानी कि जनता द्वारा एक प्रतिनिधि चुना जाता है, वो पूरे देश को चलाएगा। और जनता को जब लगे कि ये संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो उसको पद से हटा भी सकती है। अब उसके बाद जो समाजवाद शब्द है, इसको आपको पता है 42 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, पहले भी बता दिया था, 1976 के अंदर जोड़ा गया। और जो समाजवाद शब्द है, ये हमारे देश के अंदर ऊंच नीच की भावना को कम करने के लिए, यानी मिटाने के लिए, और जातिवाद जैसे समाजवाद जो शब्द जोड़ा गया, जातिवाद, ऊंच नीच, ये जो भाव चल रहे थे उस समय,
उनको समाप्त करने के लिए इस शब्द को जोड़ा गया। और 1991 के बाद में अपन ने भारत के अंदर मूल रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रहे हैं। और पहले कुछ अर्थव्यवस्था थी वो ऊपर नीचे वो ज्यादा हो रही थी, तो समाजवाद के बाद उनको समानता लाने के लिए सभी लोगों में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, इसीलिए समाजवाद शब्द जोड़ा गया हमारी प्रस्तावना के अंदर। और वर्तमान में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना रहे, सबको महत्व समान रूप से महत्व दिया जा रहा है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है धर्म की बात करता है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। भारत एक ऐसा राज्य है, भारत एक ऐसा देश है जो किसी धर्म को यहाँ पर महत्व ज्यादा नहीं देता है और न ही किसी धर्म का विरोध करता है, यानी कि न ही किसी धर्म को संरक्षण प्रदान करता है, आश्रय प्रदान करता है, और न ही किसी धर्म का विरोध करता है वो, ठीक है। विरोध भी नहीं करता है और संरक्षण भी नहीं देता है, सभी धर्मों को समान रूप से लागू करने की बात करता है और सभी धर्मों को समान रूप से लागू करता है और सभी धर्मों के लिए अपने अपने नियम कायदे चलाने की बात करता है। ऐसा हमारा देश भारत है। इसीलिए कहते हैं कि भारत विविधता वाला देश है, विविधता में एकता। और फिर लोकतंत्रात्मक राज्य की बात करें तो लोकतंत्रात्मक के अंदर, लोकतंत्रात्मक की बात करें, लोकतंत्रात्मक शब्द हमारे जो संविधान के अंदर एक शब्द है लोकतंत्रात्मक, प्रस्तावना के अंदर दे रखा है, पंथ निरपेक्ष दे, समाजवाद दे रखा है, उसके बाद लोकतंत्र शब्द आता है। तो हमारे यहाँ पर राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, यानी कि यहाँ सरकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाती है, यानी कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चलाई जाती है। जनता स्वयं उस पर हस्तक्षेप करती है, मतदान देती है, उसके बाद अपने प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे विधानसभा हो, वहां पर भेजती है, ठीक है। जब उनको लगे जनता को लगे कि हमारे अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे, तो उनको अपने दायित्वों के साथ कार्य नहीं करने के कारण उनको पद से हटा भी सकती है। और तो सीधी बात ये है कि ये जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, ये जनता के प्रति उत्तरदायी भी है। अब गणराज्य जो शब्द है, गणराज्य का ये अर्थ है कि भारत के अंदर राजतंत्र न होकर गणतंत्र है। भारत एक गणतंत्र राज्य है जहाँ पर जो संवैधानिक प्रमुख है उसका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन किया जाता है, जनता द्वारा किया जाता है। भले ही यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी जनता इतनी, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि उनका प्रत्यक्ष चुनाव करवाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए जो हमारे जो जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं विधानसभा के और लोकसभा के, तो उनके मेंबर उनको वोट देते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो सीधी बात है, जनता द्वारा उनका चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, इसलिए गणराज्य है, राजतंत्र नहीं है। उसके बाद वितरणात्मक पार्ट की बात करें तो इसमें 3 न्यायों की बात की जाती है। तो 3 न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। फिर 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो एक तो विचारों की स्वतंत्रता की बात होती है, उसमें एक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और एक विश्वास और धर्म, लास्ट में उपासना, ये स्वतंत्रताएं दे रखी है। न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आपको मतदान करने का, राजनीतिक न्याय का मतलब है आपको मतदान करने का अधिकार है, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है। आर्थिक न्याय, आप कितने भी रुपए पैसे कमा सकते हो और समाज के अंदर। और सामाजिक ये है, सामाजिक न्याय की बात है कि आपके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा राज्य की तरफ से। और आर्थिक न्याय की बात है कि आपको आर्थिक आधार पर किसी के साथ कोई राज्य भेदभाव नहीं करेगा। और उसके बाद अपन समता की बात करते हैं तो 2 प्रकार की समता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। जो हमारा आर्टिकल 18 प्रतिष्ठा की बात करता है और आर्टिकल 16 अवसर की बात करता है। नौकरियों में कुछ समानता है वो, और प्रतिष्ठा आपके पास कोई पदक वदक यानी कि उपाधि धारण करनी है, उसमें भी आपको कुछ समानता है, वो आर्टिकल 18 के तहत दे रखी है। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं देश की एकता की बात करते हैं, और एकता वो अखंडता, और उसके साथ में
एक और शब्द ऐड है, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, ये जो शब्द है व्यक्ति की गरिमा और एकता और अखंडता शब्द, ये भी हमारे देश को कहीं न कहीं जोड़ने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने का अधिकार होगा। और हमारे देश की एकता और अखंडता की बात करने के अलावा अदर किसी ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो कहीं न कहीं हमारी एकता की खंडन करता है, तो वो खंडन नहीं कर सकता है। और अखंडता को बनाए रखने के लिए जितने भी ये क्षेत्रवाद से संबंधित या फिर भाषावाद कह सकते हैं और संप्रदायवाद, ये जितने भी अवशिष्ट तत्व हैं, इनको समाप्त करके एक एकता की बात करने के लिए हमारे देश में प्रियम्बल में ये सब जोड़ा गया है। कहीं के कुछ क्षेत्र वो क्षेत्रवाद के आधार पर या भाषावाद के आधार पर अपनी बात मानने या मनवाने के लिए सरकार को मजबूर नहीं करे, इसलिए ये शब्द जोड़ा गया, एकता और अखंडता। धन्यवाद। हमारा देश विविधता वाला देश है, फिर भी उसमें एकताएं पाई जाती है, ऐसा है मेरा भारत देश मान। धन्यवाद। कितने मिनट?